नमस्कार दोस्तों। कहानी पद्मावती की 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राजा था। सुल्तानत ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमणों से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखी थी ताकि वो राजपूत प्रदेशों पर आक्रमण को सिद्ध कर सके। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत मानते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई थी। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम पंचुपति था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंहाल प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का एक बोलता तोता हुआ करता था, जिसके साथ ही पद्मिनी ने अपना बचपन बिताया था। रानी पद्मिनी का बचपन से ही बहुत सुंदर थी। बड़ी होने पर उसके पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया था। राजा प्रबल रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में गया था। प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिल सके। राजा प्रबल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हरा करके पद्मिनी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी पद्मिनी के साथ वापस चित्तौड़ लौट आए। उस समय चित्तौड़ पर राजपूत राज प्रबल रतन सिंह का राज था। एक अच्छे शासक और एक पति होने के अलावा रतन सिंह कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन के बारे में लोगों को ये पता नहीं था कि वो एक जादूगर भी है। वो अपनी इस बुरी प्रतिभा का प्रयोग दुश्मन को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्माओं को बुलाने का कृत्य रंगे हाथों पकड़ा गया। इस बात का पता चलते ही प्रबल रतन सिंह ने उग्र होकर के उसका मुंह काला करवाकर और गधे पर बैठा करके पूरे राज्य में घुमाया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया। अपने अपमान से नाराज होकर के राघव चेतन दिल्ली चला गया, जहां पर वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया, जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी में मधुर स्वर सुल्तान के शिकार दल तक पहुंचे तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वादक को ढूंढने को कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समकक्ष प्रस्तुत किया तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए उससे अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव चेतन ने उसी समय राजा से पूछा कि आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि आपके पास तो सुंदर वस्तुएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में तो आप सभी जानते हैं। राघव चेतन की बात न समझते हुए खिलजी ने साफ साफ रानी को कहा। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मिनी का बखान किया, जिसे सुनकर के खिलजी वासना से जाग उठा। अपनी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा, क्योंकि उसका सपना उस सुंदर रानी तक पहुंचने का था।
बेचैनी से चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन को चित्तौड़ के किले में भारी रक्षण में दिखा। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गया और उसने राजा रतन सिंह को यह कहकर के भेजा कि वो रानी पद्मिनी को अपनी बहन बनाना चाहता है। सुल्तान की बात सुनते ही रतन सिंह ने उसके रोष से बचने और अपने राजपाट को बचाने के लिए उसकी बात मान ली। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली कि रानी पद्मावती उससे मिलने के लिए तैयार है, तो वो अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गया। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को अपनी बनाकर रहेगा। वापस अपने शिकार पर लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था और मौका देखते ही उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग कर बैठा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पलकियों के साथ खिलजी के शिविर की तरफ रवाना की गई। पलकियां वहां रुक गईं जहां रतन सिंह को बंदी बनाया गया था। पलकियों को देखकर रतन सिंह घबरा गए। उन्हें लगा कि इन पलकियों में उनकी रानी पद्मावती यहाँ आएगी। वो अपने को बहुत अपमानित समझने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन पलकियों में से न ही उनकी रानी और न ही कोई दासियां थी। अचानक उनमें से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा दिया। खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुरा करके तेजी से घोड़ों पर किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई, सुल्तान ने गुस्से में आकर के अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। ये घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खदाय आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंत में रतन सिंह ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सुनकर रानी पद्मावती ने चिंता जाहिर की। रानी पद्मावती ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प था, या तो वो जौहर के प्रतिबल हो जाएं या विजय सेना के समकक्ष अपना निरादर सही। अपनी आबरू बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने किया जौहर। सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गईं और इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए। अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष पास जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। चित्तौड़ के सभी पुरुषों ने प्रदर्शन करने का प्रण लिया, जिसमें से प्रत्येक सैनिक केसरी वस्त्र और पगड़ी पहन करके दुश्मन सेना से तब तक लड़ते रहे जब तक कि वो सभी खत्म नहीं हो गए। विजय सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनको केवल राख और हड्डियां मिली।